हम देखेंगे व्हाट इज़ द एक्चुअल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है? तो फोटोसिंथेसिस के लिए हमें पता है कि जो भी ग्रीन प्लांट या ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक लीव्स होते हैं, वहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। वो क्लोरोफिल एक ऑर्गेनल में होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें फोटोसिंथेसिस होता है। ये मेन साइट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर हम किसी भी प्लांट की लीफ का टीएस सेक्शन काटें, तो टीएस मीन्स हम उसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटें, तो हमें पता है कि उसमें ऊपर और नीचे हमें एपिडर्मिस दिखाई देती है। अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस हैविंग सर्टेन स्टोमेटा। इसमें कुछ प्लेसेस पर होल्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। और बीच वाला जो कंटेंट है इसे बोलते हैं मीजोफिल। ये मीजोफिल दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। दो तरह की सेल्स होती है इसमें, पेरिसेल, स्पॉन्जी, पैरेन्काइमा। इन मीजोफिल की सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है। एक सेल में अप्रॉक्सीमेटली 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल हमें देखने को मिलते हैं। तो वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसी क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इट इज ऑल्सो नोन एज द किचन ऑफ द सेल। किचन मीन्स जहाँ पर खाना बनता है। प्लांट्स में फूड बनने का काम क्लोरोप्लास्ट में होता है, इसलिए इसे किचन ऑफ द सेल बोला जाता है। रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दिस ऑर्गेनल विच इज क्लोरोप्लास्ट। दे आर फाउंड इन लीव्स and all other green part of the plant. In one leaf they are approximately 20 to 40 in number. क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है जिसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है, और ये लिपिड एंड प्रोटीन की बनी हुई होती है, जिसमें जो बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है ये प्रोटॉन के लिए, हाइड्रोजन आयन के लिए परमिएबल होती है और इनर मेम्ब्रेन इम्पर्मिएबल होती है। इनके बीच में स्पेस होती है यहाँ पर, और आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन से बाउंड ये हमारा ऑर्गेनल होता है। इस ऑर्गेनल में इंटरनल स्पेस इज कम्प्लीटली फिल्ड, मतलब एक तरह से ये जो इनर स्पेस है दैट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, दैट इज ग्रेना एंड स्ट्रोमा। तो ये जो पूरा कम्प्लीटली फिल्ड सब पार्ट होता है, मैट्रिक्स जो होता है, दिस मैट्रिक्स इज नोन एज स्ट्रोमा। दिस मैट्रिक्स इज फिल्ड विथ प्रोटीनेसियस फ्लूइड। ये जो यहाँ पर एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये प्रोटीन का बना हुआ होता है, और इसमें राइबोसोम्स हमें मिलते हैं, और ये राइबोसोम 70S टाइप्स के होते हैं। इसके अलावा इसमें सर्कुलर डीएनए भी देख सकते हैं हम। Circular DNA can also be seen in this stroma. Along with this, there are some starch granules, some lipid granules, और हमें इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मिलती है दैट इज लैमिलर स्ट्रक्चर। लाइंस में कुछ स्ट्रक्चर दिखती है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये यूनिट मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है। इस तरह से इनके चारों तरफ यूनिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे बोला जाता है थाइलेकॉइड। इसे हम बोलेंगे इंडिविजुअल इज नोन एज थाइलेकॉइड। ये जो थाइलेकॉइड है ये एक के ऊपर एक इस तरह से अरेंज होकर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। सैक लाइक स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि जिस तरह से अगर हम कॉइन्स ले, सपोज 10 रुपी कॉइन ले और उन्हें एक के ऊपर एक इस तरह से अरेंज करते जाए तो हमारे पास एक लाइन बन जाती है, एक पाइल बन जाते हैं। तो वो जो कंप्लीट पाइल होती है वो कहलाता है ग्रेना। इसी तरह से यहाँ पे ये थाइलेकॉइड है। थाइलेकॉइड यूनिट मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है, और ये एक के ऊपर एक इस तरह से एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं, और ये कंप्लीट लाइन जो है इनकी वो कहलाती है ग्रेना। नाउ ये जो ग्रेना है ये आपस में स्ट्रोमा लैमेली से भी कनेक्टेड हो सकते हैं, इंडिविजुअली भी एग्जिस्ट करते हैं और ये लैमेली से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट होता है हमारे पास क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड, वो इन्हीं थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है। ये इसकी मेम्ब्रेन है, इसको हम बाहर
निकाल के देखें तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर है, और इसकी जो मेम्ब्रेन है इसमें हमें क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स मिलेंगे। दिस इज द एक्चुअल लोकेशन ऑफ क्लोरोफिल। लीव्स के अंदर मीजोफिल, मीजोफिल में क्लोरोप्लास्ट, देन इन क्लोरोप्लास्ट वी फाइंड थाइलेकॉइड। उस थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में हमें क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स मिलती हैं। ये जो पिगमेंट होते हैं ये पर्पल, ब्लू एंड रेड कलर, पर्पल, ब्लू एंड रेड, ये 3 कलर्स की जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ वाली जो रेज होती है, रेडिएशंस होती है, जो एग्जिस्ट करती है जनरली 400 से 700 nm की रेंज में, इस रेडिएशन को ये एब्सॉर्ब करते हैं। हेंस दिस पार्ट ऑफ लाइट स्पेक्ट्रम इज नोन एज PAR। उसे हम बोलेंगे फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। यहाँ पर जो थाइलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन है, दैट मेम्ब्रेन एब्सॉर्ब्स पर्पल, ब्लू एंड रेड कलर ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम which range from 400 to 700 nm, and hence this part of visible spectrum is known as PAR, photosynthetically active radiation। एक साइंटिस्ट थे पार्क एंड पार्क, उन्होंने ये बताया कि जो इनर सरफेस ऑफ थाइलेकॉइड है, ये जो थाइलेकॉइड है इसकी जो इनर सरफेस है इसके ऊपर कुछ माइन्यूट ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज ग्रेन्यूल्स आर नोन एज क्वेंटोसोम्स। इन्हें हम क्या कह सकते हैं? क्वेंटोसोम्स। ये जो क्वेंटोसोम होते हैं दे बिहेव एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि एक क्वेंटोसोम जो होता है उसमें लगभग 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल हमें मिलते हैं, और सिर्फ ये ही नहीं, यहाँ पर हमें 48 कैरोटीनॉइड्स और 46 क्विनॉन्स, 116 फोस्फोलिपिड और इसके अलावा अदर मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स के अलावा ये सारी चीज़ें भी मिल सकती है। इसलिए इन्होंने बताया कि ये जो क्वेंटोसोम्स हैं दे आर फोटोसिंथेटिक यूनिट, फोटोसिंथेटिक यूनिट। फोटोसिंथेटिक यूनिट कहने का कारण ये है कि इसमें हमें 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल, 48 कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल्स, then 46 quinone molecules, 116 phospholipids, इसके अलावा different molecules along with their enzymes can also be seen in quentosomes। क्वेंटोसोम्स कहाँ पर है? थाइलेकॉइड की इनर मेम्ब्रेन पे, फाइन ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर है। तो फंक्शनल यूनिट यही हो गई, क्योंकि क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है और वो क्लोरोफिल क्वेंटोसोम्स में प्रेजेंट है। तो कुछ साइंटिस्ट यही मानते हैं कि जो क्वेंटोसोम्स होता है इट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ वी विल सी अबाउट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। कौन से पिगमेंट्स होते हैं जो उन PAR को एब्सॉर्ब करते हैं? PAR मीन्स हमने जो देखा था कि 400 nm से 700 nm वाली जो वेवलेंथ को एब्सॉर्ब करते हैं वो पिगमेंट्स होते हैं। तो वो पिगमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? उस पिगमेंट में हमारे पास आता है क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स, फाइकोबिलेंस। इनमें से जो क्लोरोफिल होता है वो सबसे मेन पिगमेंट कहलाता है, और जो अदर हैं वो एक्सेसरी पिगमेंट कहलाते हैं। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है ये मेन पिगमेंट होता है। हमने देखा कि ये क्लोरोप्लास्ट में जो थाइलेकॉइड है उसकी इनर मेम्ब्रेन के क्वेंटोसोम्स में होता है। ये क्लोरोफिल प्लांट्स में 7 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोफिल A, B, C, D, E एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियोविरिडिन। इसमें से जो क्लोरोफिल A होता है वो सबसे मेन पिगमेंट होता है। मैक्सिमम जो प्लांट्स हैं उनके अंदर क्लोरोफिल A ही मिलता है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में।
अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो जो क्लोरोफिल है ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल है मीन्स इसमें एक हेड स्ट्रक्चर होती है और एक टेल होती है। हेड में मैग्नीशियम से अटैच 4 पायरोल रिंग होती है। ये मैग्नीशियम है तो इससे अटैच हमें 4 पायरोल रिंग मिलेगी और ये मिलकर के उसका हेड बनाते हैं। 1 2 3 एंड 4। जो सेकंड जो रिंग होती है उससे एक मैथिल ग्रुप अटैच होता है। अगर इसकी जगह क्लोरोफिल बी होगा तो यहाँ मैथिल की जगह CHO ग्रुप आ जाता है और फोर्थ वाले से एक एल्कोहलिक चेन अटैच होती है एल्कोहलिक ग्रुप की और ये फाइटोल टेल बनाती है। तो इस तरह से जो क्लोरोफिल ए और बी है उनकी स्ट्रक्चर में माइनर डिफरेंस ही होता है और इसकी स्टडी सबसे पहले विल स्टोटर और फिशर इन साइंटिस्टों ने 1912 के अंदर करी थी। उन्होंने हमें बताया कि जो क्लोरोफिल है ये एक पोलर मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इस पोलर मॉलिक्यूल में एक हेड और एक टेल होता है। जो हेड होता है वो मैग्नीशियम से कनेक्टेड 4 नाइट्रोजनस पायरोल रिंग से मिलकर के बनता है जो रिंग कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज रहते हैं और एक टेट्रा पायरोल रिंग बनाते हैं। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर एक टेट्रा पायरोल रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इसमें जो फोर्थ वाली जो रिंग होती है दैट इज अटैच टू द लॉन्ग एल्कोहलिक चेन। ये एक एल्कोहलिक चेन से अटैच रहती है और इस चेन को हम बोलते हैं टेल। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखें तो हमारे पास आता है C55 H72 O5 N4 Mg। ये है हमारे पास क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला। अगर हम बी का लिखेंगे तो माइनर चेंजेस आएंगे C55 H70 O6 N4 एंड Mg। जो डिफरेंस आता है वो इसमें सेकेंड कार्बन पर आता है। यहाँ पर क्लोरोफिल ए में मैथिल ग्रुप मिलेगा और अगर क्लोरोफिल बी है तो मैथिल की जगह एल्डिहाइड ग्रुप हमें मिलता है। इसके अलावा जो क्लोरोफिल ए है इट इज मेनली ब्लू कलर whereas chlorophyll B this is yellow colored pigment. This is also a difference. Now the second जो हमारे पास photosynthetic pigments हैं वो है carotenoids. ये भी फोटोसिंथेसिस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लोरोफिल के साथ में और ये भी जो है एनर्जी को सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और क्लोरोफिल को देते हैं। वो दिस एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द रेडिएशन एंड कैरी इट टू क्लोरोफिल विच कैन नॉट बी एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। जो एनर्जी क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर पाते उन्हें कैरोटीनॉइड एब्जॉर्ब करके और क्लोरोफिल को दे देते हैं। इसीलिए इन्हें हम एसेसरी पिगमेंट के नाम से जानते हैं। इसकी डिस्कवरी करी थी वेग एंड लॉडेन ने। सबसे पहले कैरेट के अंदर देखा था इन्होंने 1831 के अंदर और इन्होंने ये बताया कि प्लांट में 2 तरह के कैरोटीनॉइड होते हैं। फर्स्ट इज केरोटीन एंड द सेकेंड वन इज ज़ैंथोफिल। ये 2 तरह के पिगमेंट्स प्लांट्स में मिलते हैं। जो कैरोटीन्स होते हैं दीज मॉलिक्यूल्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास आता है C40H56 और ये जनरली प्लांट्स को जो कलर प्रोवाइड करते हैं दैट इज रेड। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देख सकते हैं लाइकोपीन। लाइकोपीन एक तरह का कैरोटीन होता है, ये प्लांट्स को रेड कलर देता है। अब वहीं पर ही अगर हम ज़ैंथोफिल की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो होता है C40H56O2 और ये प्लांट्स को येलो कलर देने में काम करता है। येलो ऑरेंज इस तरह का कलर ज़ैंथोफिल देता है। फॉर एग्जांपल के लिए नियोज़ैंथीन। थर्ड जो एसेसरी पिगमेंट हमारे पास आता है दैट इज फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन इज ऑल्सो एन एसेसरी पिगमेंट और ये भी हमें दिस इज ऑल्सो फाउंड इन रेड एंड ब्लू ग्रीन एल्गी।
जैसे फाइकोइराइथ्रिन, फाइकोसाइनिन, ये जो दो एल्की के टाइप्स होते, एल्की के जो ग्रुप्स हैं वो हैं, और उनमें जो कलर आता है रेड और ब्लू कलर, वो इन्हीं फाइकोबिलिन्स के कारण से आता है। रेड कलर का जो पिगमेंट होता है जो रोडोफाइसी एल्गी में हमें मिलता है, उसमें जो प्रेजेंट फाइकोबिलिन है दैट इज फाइकोइराइथ्रिन, जो रेड कलर देता है एल्गी को, और ब्लू कलर देने वाला फाइकोसाइनिन। एल्गी में प्रेजेंट जो फाइकोबिलिन्स है, इट प्रोवाइड ब्लू एंड रेड कलर टू द एल्गी। फाइकोइराइथ्रिन रेड कलर पिगमेंट फाउंड इन रेड एल्गी, फाइकोसाइनिन ब्लू कलर पिगमेंट फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी, जो जनरली हमें साइनोफाइसी ग्रुप में मिलता है, साइनोफाइसी, और जो रेड कलर है वो हमें रोडोफाइसी में मिलता है। तो इस तरह से ओवरऑल जो पिगमेंट्स हैं हमारे पास, वो 3 पिगमेंट्स आते हैं, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड एंड फाइकोबिलिन्स। क्लोरोफिल हमने देखा कि ये हमारे पास 7 टाइप्स के होते हैं, A, B, C, D, E, बैक्टीरियोक्लोरोफिल एंड बैक्टीरियोविल्डे। A and B are almost similar with minor difference। इनमें मैग्नीशियम से अटैच 4 पायरॉल रिंग्स है, पीछे एक एल्कोहलिक चेन है जो टेल का काम करती है। सेकेंड ग्रुप में अगर क्लोरोफिल A है तो वहाँ पर मैथिल ग्रुप मिलेगा, अगर वहाँ पर क्लोरोफिल B की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है। ये जनरली ब्लू कलर का होता है और ये वाला रेड कलर का होता है, सॉरी येलो कलर का होता है। सेकेंड जो हमारे पास आता है वो कैरोटीनॉइड था। कैरोटीनॉइड में भी हमने 2 क्लासेस देखी थी, कैरोटीन और ज़ेंथोफिल। कैरोटीन जो होता है इनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, रेड कलर देते हैं, वेयरएज़ ज़ेंथोफिल जो होता है वो येलो, ब्राउन, ऑरेंज शेड देते हैं, और इसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। थर्ड जो कैटेगरी आती है हमारे पास वो है फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स हमेशा एल्गी में मिलता है हमें, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर, जैसे रोडोफाइसी है जिसमें सारी रेड एल्गी मिलती है तो उसमें फाइकोराइथ्रिन मिलेगा। जो ग्रीन और ब्लू एल्गी होती है जो कि साइनोफाइसी में मिलती है हमें, उनमें ब्लू पिगमेंट फाइकोसाइनिन के कारण से होता है। ये सारे पिगमेंट्स अलग अलग वेवलेंथ वाली जो रेज होती है उनको एब्जॉर्ब करके और वो वाला कलर प्रोवाइड करते हैं। Now we will study about the nature of light which is absorbed by the plants for photosynthesis. We know that the sunlight which is coming from the sun, which is being absorbed by the plant, is in the form of electromagnetic rays. These electromagnetic rays have waves, wave-like structure like this. And in these electromagnetic rays, the distance between the टू वेव इज नोन एज वेवलेंथ, इसे हम बोलते हैं वेवलेंथ। दिस वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतनी कम एनर्जी होगी, या जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी। नाउ इस जो सनलाइट से आने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसमें से जो विजिबल पार्ट है, जो विजिबल स्पेक्ट्रम कहलाता है, उसकी रेंज 390 से 760 nm के बीच में होती है, जहाँ पर 7 कलर्स एग्जिस्ट करते हैं और हर कलर की एक डेफिनेट वेवलेंथ होती है। पूरी सनलाइट में से विजिबल स्पेक्ट्रम वाली वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब होती है, इट जनरली रेंजेस फ्रॉम 390 to 760। द वेवलेंथ ऑफ द रेड कलर, अगर हम रेड कलर की वेवलेंथ की बात करें तो ये 660 से 760 nm के बीच में होती है। इससे ज़्यादा होने पर उसे हम इंफ्रारेड कहेंगे, इंफ्रारेड वेवलेंथ। इसी तरह से अगर हम वायलेट कलर की वेवलेंथ की बात करें तो ये लाई करती है 390 से 430 nm के बीच में, जिसे हम अल्ट्रा वायलेट कहें। अगर इससे कम होती है तो उसे हम कहेंगे अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ। ये तो हुई वेवलेंथ की बात।
अब सन से आने वाली जो एनर्जी होती है वो डिस्क्रीट पैकेट्स में होती है और उन पैकेट्स को हम बोलते हैं फोटोन। सन से आने वाली जो वेव्स है वो फोटोन के फॉर्म में एमिट होती है। इन फोटोन्स में एनर्जी पैकेट्स होते हैं जिन्हें क्वांटम बोला जाता है। सन से आने वाली जो वेवलेंथ है उसे हम फोटोन कहते हैं और जो लाइट ट्रैवल कर रही है फोटोन में एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में, उसमें जो एनर्जी है विच इज इंडिकेटेड बाय दिस रेड कलर, तो एनर्जी कंटेन्ड इन वन फोटोन इज नोन एज क्वांटम, उसे हम कहेंगे क्वांटम। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO रिक्वायर्स 8 फोटोन फॉर रिडक्शन। जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो एक मॉलिक्यूल के रिडक्शन में कितने क्वांटम की ज़रूरत पड़ेगी? 8। तो उसके लिए हमें 8 फोटोन की ज़रूरत होती है। दिस इज कॉल्ड द क्वांटम नीड ऑफ फोटोसिंथेसिस। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन विच इज रिलीज्ड पर क्वांटम इज नोन एज क्वांटम यील्ड। जब CO2 का रिडक्शन होगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, साथ में ऑक्सीजन इवॉल्व होगी, तो जितनी ऑक्सीजन रिलीज होती है उसे हम क्वांटम यील्ड कहते हैं। प्लांट शो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस इन ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ द लाइट, और जो ग्रीन वाला जो पार्ट होता है उसमें फोटोसिंथेसिस बिकम्स 0। सबसे ज़्यादा इन्हीं दो में ही एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब होने के लिए प्लांट्स को वेवलेंथ वाली पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस चाहिए। ये रेस फोटोन के फॉर्म में एमिट होती है। अगर हम एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो उसके लिए हमें 8 फोटोन की ज़रूरत पड़ती है।